नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है नाटो वर्सेस रशिया या फिर कह लीजिए यूएस वर्सेस रशिया। रिसेंटली ही जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने आपस में बैठ के बातचीत की। बातचीत किस बात पे हुई है? तो जो ईस्टर्न यूक्रेन का डॉनबास का इलाका है, वहां पे रशियन साइड पे 1 लाख रशियन ट्रूप्स खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के इस बात को लेके रशिया और यूएस के बीच में काफी इश्यूज उठाए हैं। देखिए, यूएस नाटो का एक्सपेंशन कर रहा है, रशिया नहीं चाहता है कि नाटो का एक्सपेंशन हो। कुछ पता नहीं कल को डेट में व्लादिमीर पुतिन ने जैसे 2014 में क्रीमियन पेनिनसुला को हथियाया था, वैसे ही डॉनबास रीजन को यहां पे हथिया ले। तो एक प्रकार का आप कह लो भरोसा सा नहीं रह गया है, ना ही यूएस को रशिया के ऊपर, ना ही रशिया को यूएसए के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनको अर्जेंट बेसिस पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। उसके लिए बातचीत हुई, बातचीत में कुछ निकला नहीं है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो 3-4 पॉइंट्स है इनको यहां पे देखेंगे। फिर ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए, इंडिया में जो इंडिया का डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन है, ये पहुंच गया किसके पास? इंडिया के कंपटीशन वॉच डॉग के पास। कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है गूगल के अगेंस्ट। क्या इल्जाम लगाया है यहां पे डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन ने गूगल के अगेंस्ट? कि भाई गूगल एडवर्टीजमेंट का, जैसे आपको पता होगा, गूगल एडसेंस करके एक एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम है। तो ये जो बड़ी बड़ी न्यूज की वेबसाइट होती है, इसमें छोटे छोटे एड्स दिखते हैं। उन एड का एक मेजर चंक जो हिस्सा होता है वो यूट्यूब अपने, ये गूगल अपने पास रख लेता है, बाकी थोड़ा बहुत पैसा देता है इन पब्लिशर्स को। तो पहली बात तो पब्लिशर्स को इस बात से प्रॉब्लम है कि एड रेवेन्यू में एक प्रॉपर हिस्सा गूगल नहीं देता है इनको। दूसरा, इन न्यूज पब्लिशर्स को इस बात से प्रॉब्लम है कि गूगल न्यूज में जो स्निपेट दिखता है ना न्यूज का, उसका कोई पैसा नहीं मिलता इन न्यूज पब्लिशर्स को। तो गूगल का बोलना है हम तो ट्रैफिक आपके पास भेज रहे हैं, तो पैसों की आपको क्या जरूरत है? तो इस कंटेक्स्ट में ये जो गूगल की डोमिनेंट पोजीशन है ऑनलाइन डिजिटल मार्केट में, इसके अगेंस्ट एक जंग सी छोड़ दी है यहाँ पे न्यूज प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स ने। इसके बारे में इंडिया में क्या चल रहा है इसको बात करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था इससे कंपेयर करेंगे। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई आर्टिकल में, इसको देखेंगे। नेक्स्ट एक आर्टिकल है एस्टैब्लिशिंग इंडियाज एप्पल। रिसेंटली यूएस की जो कंपनी है एप्पल, स्टीव जॉब्स को काफी याद भी किया जाता है, इसने $3 ट्रिलियन का मार्क कर लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मतलब $3 ट्रिलियन के शेयर्स एप्पल के मार्केट में घूम रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। इतनी बड़ी तो इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी है। तो क्या इंडिया कभी एप्पल जैसी कंपनी बना पाएगी? इस बात को लेकर एक सवाल है, इस सवाल को यहां का जवाब दिया गया। और एक पद यात्रा कराई गई है कर्नाटका में कांग्रेस के द्वारा, जो कि बीजेपी के अपोजिशन में है। यह पद यात्रा किस हद तक इफेक्टिव है, इसका क्या आफ्टर रिपरकशंस निकल सकते हैं, इसके बारे में बात की गई। तो इतने आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, शुरुआत किससे करते हैं? तो एक इंटरेस्टिंग टाइप का ये जो आर्टिकल है, थोड़ा भड़कीला तड़कीला टाइप का जो आर्टिकल है, टॉकिंग टू रशिया, नाटो मस्ट वार्न पुतिन अगेंस्ट एनी यूरोपियन मिसएडवांटेज एंड आल्सो calm हिज नर्व्स। इसके बारे में यहां पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। तो स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में यूएस और रशिया के बीच में बातचीत की, और इस बातचीत का कोई भी सॉल्यूशन नहीं पे निकल के आया है। ये इनकंक्लूसिव बातचीत हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों फॉर्मर कोल्ड वॉर राइवल्स हैं, रशिया और यूएस, इनके बीच में चीजों को सॉर्ट आउट कर पाना, डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर पाना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। यूरोप में टेंशन्स बहुत पीक पे हैं, और यूक्रेन को लेकर पीक पे, क्योंकि अगर ये यूक्रेन है, नीचे क्रीमिया था तो क्रीमिया को तो कब्जा लिया, और यूक्रेन का ईस्टर्न डॉनबास नाम के इलाके में जो रशियन रेबल्स हैं, इनको सपोर्ट कर रहा है रशिया। अब रशिया की डिमांड क्या क्या है? रशिया की पहली डिमांड तो यह है कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। यूएस कह रहा है कि रशिया इतने सारे ट्रूप्स को क्यों मोबिलाइज कर रहा है ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबास इलाके के आसपास। तो इस बात को लेकर दोनों चीजों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 1 लाख ट्रूप्स को खड़ा करके रख रखा है यूक्रेन के बॉर्डर पे। ठीक है, और क्रेमलिन मतलब रशिया की सीधी सीधी डिमांड है यूएस से कि भाई देखो, ये जो नाटो का एक्सपेंशन है ईस्टर्न यूरोप में, ये नहीं होना चाहिए। तो आज की डेट में यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि हमको नाटो का मेंबर बना लो। रशिया ने साफ साफ बोला है कि यूक्रेन और कोई भी ईस्टर्न यूरोप की कंट्री नाटो की मेंबर नहीं बननी चाहिए। और यही एक्चुअली में क्या था कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था 1991 में,
तो उसके बाद कोल्ड वॉर टेंशन शांत पड़ गए थे। यूएस की जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी ईस्टर्न यूरोप में, ये बहुत कम हो गई थी। रशिया का यह बोलना था कि एक अनसेड, एक इनफॉर्मल कंसेंसस था कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज नाटो ज्वाइन नहीं करेंगी और नाटो का कोई पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि यूएस यहां पे नाटो का एक्सपेंशन कर रहा है, तो इस बात पे व्लादिमीर पुतिन और रशिया नाराज, और रशिया बोल रहे हैं कि ये आप नहीं कर सकते। समझ गए? तो कुल मिला के दोनों ही साइड्स अपने आप को जोर देके खड़े हुए हैं। इस जोर को शांत करने के लिए, टेंशंस को सॉर्ट डाउन करने के लिए जेनेवा में बातचीत हुई थी, बट इस बातचीत में कुछ भी नहीं निकला है। हालांकि दोनों लोगों ने बोला है कि हम फिर से बैठ के ओवरऑल इस इशू को लेके बातचीत करेंगे। ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात है, रशिया क्यों चाहता है कि नाटो का एक्सपेंशन ना हो? चूंकि रशिया के अंदर एक डीप इनसिक्योरिटी है। यूएसएसआर एक बहुत बड़ा आप कह लो कंट्री था, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान सब उसके पार्ट थे। ईस्टर्न यूरोप की बहुत सी कंट्रीज यूएसएसआर की पार्ट थी। तो जब यूएसएसआर टूटा तो रशियन फेडरेशन यूएसएसआर के कंपैरिजन में बहुत कमजोर था। हालांकि देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री अभी भी रशिया ही है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जब जॉर्जिया, जो कि एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, नाटो ज्वाइन करने वाली थी, तब 2008 में मिलिट्रीली रिस्पॉन्ड किया रशिया ने। और जब कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर जो प्रो रशियन रिजाइम टॉपल हो गया और उसके बाद आप देखो तो प्रो वेस्टर्न रिजाइम आ गया यूक्रेन के अंदर, तब क्रीमिया को कब्जा लिया रशिया ने। तो कुल मिलाकर रशिया एक एग्रेसिव, एक एब्रेसिव और डिस्टेबलाइजिंग जायंट की तरह नजर आ रहा है यूएस को, जो कि ईस्टर्न यूरोप को अपनी चपेट के लेने के मूड में। और ईस्टर्न यूरोप में जो गन्स ब्लेजिंग है, गन्स ब्लेजिंग मतलब टेंशंस बहुत हाई है। नाटो अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के मूड में, रशिया अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के मूड में। कोल्ड वॉर वाली मेंटालिटी यहां पे आ रही है। अब देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूक्रेन का और जॉर्जिया का नाटो ज्वाइन करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो यहां पे यूएस को यह बात रशिया को एकदम क्लियर कर देनी चाहिए कि ना ही यूक्रेन ज्वाइन करेगा नाटो, ना ही जॉर्जिया ज्वाइन करेगा नाटो। अगर यह बात यूएस रशिया को क्लियर कर देता है तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है व्लादिमीर पुतिन की, वो शांत हो जाएंगी, रशियन नर्व्स यहां पे कूल हो जाएंगे। और रशिया की खास बात यह कि जब से रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जाया है, तब से यूरोप और यूएस दोनों ने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर। तो यूरोप और रशिया के जो रिश्ते हैं, ये सिंस 2014 थोड़ा आप कह लो प्रॉब्लमैटिक चल रहे हैं। एक और पाइपलाइन है अभी जो कि खतरे में आ रखी है इस यूक्रेन की क्राइसिस को लेके। उस पाइपलाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बातचीत की है अपने पहले की वीडियोस में। उस पाइपलाइन का नाम बताओ, और वो पाइपलाइन कौन से समुद्र के बेड के नीचे से पहुंची है जर्मनी तक रशिया से, ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सब चीजें आपस में बहुत हद तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर रशिया यूरोप के रिश्तों को वापस ट्रैक में लाने की जरूरत है। वॉर किसी को नहीं चाहिए, और ना ही वॉर यहां पे यूरोप के फेवर में, ना ही रशिया के फेवर में, ना ही यूएस के फेवर में। तो टेंशंस को कूल डाउन करने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएसए साथ में एक टेबल पे बैठे और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, द इम्बैलेंस ऑफ पावर इन रिलेशंस बिटवीन टेक प्लेटफॉर्म न्यूज पब्लिशर्स इज वरिंग। देखिए, रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि वो गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस को चालू करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कंट्री का जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स है, इन्होंने इल्जाम लगाया गूगल के ऊपर कि गूगल यहां पे अपनी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और इस प्रकार के इंस्टेंसेस पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के भी न्यूज पब्लिशर्स हैं, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को शिकायत की और फिर उनकी गवर्नमेंट ने ओवरऑल कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिसके चलते ये जो बिग टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि फेसबुक, इनकी जो बादशाहत है वो कम की जा सके। देखिए, गूगल, फेसबुक क्या करते हैं, ये अपने प्लेटफॉर्म पे न्यूज के स्निपेट्स दिखाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक न्यूज की वेबसाइट फेंकते हैं। आप news.google.com पे चले जाओ, यही है। वहां पे गूगल की अपनी खुद की थोड़ी ना कोई न्यूज है, वो तो दूसरे न्यूज प्लेटफॉर्म की न्यूज को वहां पे दिखाता है, अलग अलग कैटेगरी में, एंटरटेनमेंट में, वर्ड में, ठीक है ना, मेडिसिन में, ठीक है, साइंस एंड टेक में। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म करने वाले जो आप कह लो मीडिया हाउसेस, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, इन सब का क्या बोलना है कि इनकी न्यूज का एक मेजर चंक स्निपेट के फॉर्म में गूगल न्यूज में नजर आ जाता है। ठीक है, और गूगल उसका हमको कोई पैसा नहीं देता। गूगल का यह बोलना है कि उस स्निपेट पे क्लिक करने के बाद ये जो ट्रैफिक है वो इन मेन वेबसाइटों में चला जाता है। मैं आपको दिखाता हूं एक गूगल न्यूज का स्निपेट। ये देखिए दोस्तों, ये आपको गूगल न्यूज वेबसाइट दिख रही है।
अब आपको सामने बहुत सारे न्यूज स्निपेट्स दिख रहे हैं। कांग्रेस नेम्स 2017, तो कांग्रेस रिलीजेस फर्स्ट रिलीज, इंडिया टुडे की न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज। मान लीजिए मैं यहाँ पे बिजनेस सेक्शन में चला जाता हूँ, तो जब हम बिजनेस सेक्शन में पहुंचेंगे तो आपको एक मिंट का आर्टिकल नजर आ रहा है, नीचे आपको रॉयटर्स का आर्टिकल नजर आ रहा है, और आप किसी भी आर्टिकल पे क्लिक कर दो तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पहुंच जाओगे। जैसे मैंने एलोन मस्क वाला आर्टिकल क्लिक किया और मैं एनडीटीवी पे पहुंच गया। तो ये जो डोमेस्टिक न्यूज आउटलेट्स हैं, इनका ये बोलना है कि इस प्रकार के न्यूज स्निपेट्स के थ्रू सारी की सारी और ज्यादातर न्यूज़ेस क्या होता है कि गूगल पे दिख जाती हैं, तो इन न्यूज स्निपेट्स के भी पैसे मिलने चाहिए इन पब्लिशर हाउसेस को। गूगल कह रहा है कि ये इसके किस बात के पैसे भाई, हम तो आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, वहां से आप पैसा कमा रहे हो। अच्छा, इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जो एड्स दिखते हैं ना, इन एड का भी कुछ परसेंटेज पैसा गूगल रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं news.google.com पे आ गया, अब मान लो मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे मैं एक पेज पे पहुंच जाऊंगा। अब इस पेज पे ऊपर की तरफ आपको ये ऐड नजर आ रहा है, आवर रेजोल्यूशन टू बी हैप्पी एवरी डे, 1 2 3 BHK स्टार्टिंग 34.5 लाख का फ्लैट रनवल गार्डन्स, ये एक आपको ऐड नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस ऐड पे क्लिक करोगे ना, तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। इसके कुछ पैसे किसको मिल गए, इस वेबसाइट को मिल गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ऐड चलाने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी है पूरी दुनिया में, वो है गूगल एडसेंस। और गूगल एडसेंस लगभग 30 से 40% रेवेन्यू इन एड्स का अपने पास रख लेती है, बाकी इन वेबसाइट्स को देती है। तो इसी बात पे ये वेबसाइट्स बोल रही हैं कि भाई एड का भी एक बहुत मेजर चंक गूगल अपने पास रखता है, हमारे स्निपेट्स भी गूगल दिखाता है, उसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो गूगल ने ऑनलाइन डिजिटल मार्केट को इंडिया के अंदर पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है और अपनी इस डोमिनेंस को वो अब्यूज कर रहा है। तो एडवर्टीजिंग मोनीज का भी फेयर शेयर नहीं मिलता है यहां पे। जैसे कि अगर YouTube की बात की जाए, तो YouTube पे जो एड्स चलते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि 45% एडवर्टीजमेंट का जो पैसा होता है वो YouTube अपने पास रख लेता है। YouTube गूगल का आपको पता है सिर्फ 55% पब्लिश है। जैसे कि मेरे भी ऐड पे या फिर किसी भी दूसरे YouTube वीडियो पे अगर कोई भी ऐड चल रहा है और उस ऐड का मान लो 1 रुपया चार्ज किया गया देखने वाले से, तो 45 पैसा तो YouTube रख लेगा, 55 पैसा उस पर्टिकुलर चैनल चलाने वाले को मिलेगा। तो इस हद तक ऑनलाइन स्पेस को गूगल ने यहां पे डोमिनेट कर लिया। और ये सिर्फ गूगल नहीं करता, फेसबुक, ट्विटर, ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा चंक पैसों का अपने पास रख लेते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में ये जो आपका गूगल के अगेंस्ट ये जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ने यहां पे केस फाइल किया है, उनका ये बोलना है, बेसिकली केस क्या फाइल किया है, इंडिया का डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया और उसने बोला कि गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है। और गूगल के अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पे एक फाइंडिंग शुरू की है, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कि ये जो गूगल यूनिलैटरली और आर्बिट्रेरली टर्म्स को डिक्टेट करता है ऑनलाइन मार्केट में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक इम्बैलेंस ऑफ पावर है, फेयर शेयर रेवेन्यू भी पब्लिशर्स को नहीं दिया जाता है, इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, ऐसा यहां पे बोला गया। अब इस प्रकार की चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हुई हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अभी के लिए शुरू हुई हैं। और इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में देखोगे तो ये जो ऑनलाइन मार्केट से बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर अल्टरनेटिव नहीं है। इंडिया के अंदर ना ही कोई गूगल का अल्टरनेटिव है, ना ही कोई ट्विटर का अल्टरनेटिव है, ना ही कोई फेसबुक का अल्टरनेटिव है, एक प्रॉपर क्रेडिबल अल्टरनेटिव नहीं है। प्लस हमारे ऑनलाइन मार्केट केस पे सरकार उतना इंटरफेयर भी नहीं करती है। तो इसके चलते आप देखोगे कि ओवरऑल इंडिया के अंदर ये जो कंपनीज हैं वो हद से ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही हैं और आगे आने वाले समय में ये डेमोक्रेसी को भी खतरे में डाल सकती हैं, ये फेयर जर्नलिज्म को भी खतरे में डाल सकती हैं, इंडिया के अंदर जर्नलिज्म की सस्टेनेबिलिटी तक को खत्म कर सकती हैं, क्योंकि जर्नलिज्म अपने आप में एक बड़ा महंगी चीज है। आप सोचिए, द हिंदू जैसे जो न्यूज़पेपर्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक एक आर्टिकल बड़े पढ़े लिखे लोग लिखते हैं, ठीक है, और उन पढ़े लिखे लोगों को पैसा देना पड़ेगा द हिंदू को ओवरऑल इन आर्टिकल्स को लिखने के लिए। वो पैसा कहां से आएगा द हिंदू के पास, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू होना चाहिए ना। और वो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू तब अच्छा होगा जब गूगल एक फेयर शेयर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का देगा इन पब्लिशर्स को, लेकिन ज्यादातर पैसा गूगल अपनी जेब में डाल लेता है। तो इसके चलते अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी तो शुरू की है। अब उस इंक्वायरी में क्या निकल के आता है, किस हद तक गूगल को यहां पर अकाउंटेबल किया जाता है, कितना एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू पब्लिशर्स को दिया जाता है, ये वही आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया हैज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड ग्रो रिचर बिफोर एजिंग सेट्स इन। देखिए, अगर एक देश के ग्रोथ की बात की जाए तो देश के जितने भी प्रोडक्टिव सेगमेंट्स हैं
अगर वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी को, देश को, तो वो देश बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। और हमारे सबसे बड़े प्रोडक्टिव सेगमेंट्स हमारा चिल्ड्रन और हमारा यूथ है। तो अगर हमारे यूथ्स और चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत हद तक ये प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन के ये लोग हैं और हमारे देश को डेवलप करने में ये आगे मदद कर सकते हैं। अब आगे आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है और उसमें पता चला है कि फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर स्टेबलाइज हो रहा है। तो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करने से होगा क्या? जो यंग पॉपुलेशन है ये फॉल होगी। समझिए, 2 कपल्स मिलकर मान लो फर्टिलिटी रेट एक देश के अंदर है 4, तो 2 मतलब एक कपल मतलब हस्बैंड वाइफ मिलकर 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अगर यही हस्बैंड वाइफ मिलकर केवल 2 बच्चे पैदा करें तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 है। तो किसी देश का मान लो फर्टिलिटी रेट ज्यादा है तो उस देश की आबादी बढ़ेगी, उस देश में जो यंग लोग हैं वो ज्यादा होंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो वो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, जो यंगर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है इसको बढ़ा देंगे। लेकिन अगर किसी देश का फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो बूढ़े लोग तो ज्यादा रहेंगे, वो तो जल्दी नहीं मरेंगे, लेकिन यंगर लोग कम पैदा होंगे अगर फर्टिलिटी रेट कम है। तो लॉन्ग टर्म में जो यंगर पॉपुलेशन है उस देश की वो गिर जाएगी। ये प्रॉब्लम आपको चाइना में देखने को मिल रही है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी के चलते चाइना का फर्टिलिटी रेट गिर गया। तो आगे आने वाले समय में चाइना जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, इनकी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अब देखिए, फर्टिलिटी रेट कम होने के अपने खुद के फायदे भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फर्टिलिटी रेट कम हुआ तो यंगर पॉपुलेशन कम होगी। अब अगर कम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे पॉपुलेशन में तो आप एक चाइल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हो, एक चाइल्ड के ऊपर पढ़ाई लिखाई में खर्चा ज्यादा कर सकते हो, उसकी एजुकेशन में खर्चा ज्यादा कर सकते हो, उसके डेमोग्राफिक स्किलिंग में खर्चा ज्यादा कर सकते हो, उसकी हेल्थ के लिए खर्चा ज्यादा कर सकते हो। तो इस कंटेक्स्ट में जो बच्चा पैदा होके आ रहा है दुनिया में, उसकी स्किलिंग के ऊपर उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो अपने ज्यादा रिसोर्सेज के चलते वो बच्चा देश के प्रति ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, आगे आने वाले समय में ज्यादा इनकम कमा पाएगा, ओवरऑल देश में स्किल सेट को बढ़ा पाएगा। ये बात यहां बताई जा रही। तो 2 इश्यूज हैं इस पूरे की पूरी चीज के। अगर आप फर्टिलिटी रेट ज्यादा रखते हो तो आपकी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, लेकिन यंगर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी लेकिन उस ज्यादा यंगर पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। जैसे इंडिया के अंदर कितने यंग लोग हैं, लेकिन क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है? नहीं, हम सबको स्किल नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग गरीब है, गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी स्किल का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अगर हमारे पास यंगर पॉपुलेशन कम होगी, हम उसको ज्यादा अच्छे से ट्रेन करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। ओके, यही चीज यहां पे लिखी हुई है। Realization of the benefits of the potential demographic dividend is not automatic and thus presents many challenges। देखिए, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो भी हमारे यंग बच्चे हैं उनको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलो, उनको आप स्किल सेट प्रोवाइड करो ताकि उनके अंदर काबिलियत आ सके, और जब उनके अंदर काबिलियत आएगी तब वो ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। अगर आप उनको काबिलियत ही प्रोवाइड नहीं करोगे, स्किल सेट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में चले जाएंगे और तब इकोनॉमिक और सोशल रिस्क इंडिया के अंदर बढ़ जाएंगे। तो हमारी यंगर जनरेशन के लिए फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी की जरूरत है ताकि एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके, जेंडर सेंसिटिविटी प्रोवाइड की जा सके, राइट्स प्रोवाइड किए जा सके यंगर जनरेशन को। अब इंडिया के अंदर फर्टिलिटी गिर रही है, अभी के लिए 2.0 है। 2011 में जो देश की मीडियन एज थी वो थी 24 साल, ठीक है। आज की डेट में 2021 में 29 साल है, 2022 में, और 2036 तक जो मीडियन एज होगी देश की वो पहुंच जाएगी 36 साल। और जो यंगर लोग हैं हमारे देश में, जैसे अभी के लिए तो बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं, तो जो यंग पर्सन है वो बहुत ज्यादा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो कम है। समझिए, 15 से 59 ईयर की एज ग्रुप के लोगों को वर्किंग एज ग्रुप का समझा जाता है। जो 15 साल से कम है और जो 59 साल से ज्यादा है वो इस एज ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। अगर डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि जो अनप्रोडक्टिव लॉट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्टिव लॉट कम है। तो हमें हमेशा 15 से 59 इयर्स के बीच के जो लोग हैं इनकी कैपेबिलिटीज को और इसके स्किल्स को बढ़ा के रखना है ताकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश की ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले कर सके। अब इस कंटेक्स्ट में हमें सीखना चाहिए सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज से। इन्होंने दिखा दिया है कि कैसे ये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को जबरदस्त तरीके से प्रयोग करके इनक्रेडिबल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा सकते हैं। इन कंट्रीज ने फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज
और प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया है, अपने देश के यंगर गन्स को एजुकेशन, स्किल और हेल्थ की चॉइसेस दी हैं, और इसी से इंडिया को सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो यहां पे इंडिया को क्या करने की जरूरत है, नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स असेसमेंट को लागू करने की जरूरत है। एनटीए मेथोडोलॉजी ऑफ ली एंड चेन क्या है, 2011-12 एम के नारायण साहब ने ओवरऑल इस एनटीए मेथोडोलॉजी को लिया था। इसका क्या मतलब है, इंडिया की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो एशियन कंट्रीज से बहुत कम है। खाने पीने के मामले में अगर देखा जाए तो इंडिया का एक बच्चा एक एडल्ट का 60% कंज्यूम करता है। मान लीजिए इंडिया में कोई एक एडल्ट है 20 से 64 साल का, तो वो एडल्ट जितना खाना कंज्यूम कर रहा है, इंडिया का बच्चा 60% उसके खाना कंज्यूम करता है। जबकि चाइना का बच्चा 85% एक प्राइम एज एडल्ट के कंजम्पशन का कंज्यूम करता है। मतलब चाइना के अंदर 20 से 64 साल के लोग जितना ऑन एवरेज खाते हैं, उसका 85% चाइना का बच्चा खाता है 20 साल से कम का, लेकिन इंडिया के अंदर केवल 60% खाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के बच्चे के जो ग्रोथ पैरामीटर्स होंगे, जो हेल्थ पैरामीटर्स होंगे, वो चाइना के रिस्पेक्ट में पड़ जाएंगे कम। हमें इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। स्टेट स्पेसिफिक नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत है। स्टेट वाइज यूथ की हेल्थ के लिए और ओवरऑल उसके डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा यहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंडिया में मेंटेन करना जरूरत है। दूसरा, इंडिया के अंदर चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एशिया के अंदर देखा जाए तो प्राइवेट और पब्लिक ह्यूमन कैपिटल स्पेंडिंग में इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया अपने चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में कम पैसा इन्वेस्ट करता है व्हेन वी कंपेयर इट टू कंट्रीज लाइक चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड जापान। इंडिया की वर्कफोर्स की बात की जाए तो एक यंगर एज पे ही इंडिया में बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं, चूंकि गरीबी ज्यादा है तो अपने माँ बाप वगैरह की हेल्प करनी है। तो चूंकि वो यंग एज में ही काम करना शुरू कर दे रहे हैं, तो उनकी स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए समय नहीं बचता है। तो इसलिए जरूरी है कि सिंगापुर की तरह हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब स्कूल में पढ़ाने के बजाय बच्चों को यूनिवर्सल स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप दें, ताकि वो जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो सके और ओवरऑल प्रोडक्टिव लॉट ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट बन सके। तीसरा, इंडिया के अंदर हेल्थ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। पब्लिक स्पेंडिंग अगर हेल्थ की देखा जाए इंडिया में तो इट इज ओनली एट 1% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत कम है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन बेटर करना है तो हेल्थ पैरामीटर्स बेटर करने पड़ेंगे और हेल्थ पैरामीटर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्ट कर सकती है सरकार। हम केवल 1% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाने के लिए हेल्थ में हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। चौथा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज को राइट्स बेस्ड अप्रोच पे एक्सेसिबल करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर। तो मतलब हर बच्चे के पास बेसिक हेल्थ केयर और हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए सरकारी खर्चे पे, और आज की डेट में प्राइवेट स्कूलिंग के चलते ये मिल नहीं पाता है। फिर इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग की बात की जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 2019-21 में इंडिया में 9.4% लोगों के पास किसी भी प्रकार की फैमिली प्लानिंग का एक्सेस नहीं है। मतलब हमारे देश में 9.4% फैमिलीज, कपल्स के पास कोई भी फैमिली प्लानिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है। चाइना में 3.3% कपल्स ही ऐसे हैं जिनके पास फैमिली प्लानिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है। साउथ कोरिया में 6.6% ही कपल्स ऐसे जिनके पास फैमिली प्लानिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं, बाकी सबके पास। इंडिया में 9.4% लोगों के पास फैमिली प्लानिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है। इसको कम करने की जरूरत है। फिर पांचवा, एजुकेशन। भाई हमारे यहां पे एजुकेशन मिलनी चाहिए और इक्वल तरीके से मिलनी चाहिए। लड़कों ही नहीं, लड़कियों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इंडिया में जेंडर डिफरेंशियल्स आ जाते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बॉयज को सेकेंडरी या टर्शियरी एजुकेशन मिलने के ज्यादा चांसेस है व्हेन कंपेयर टू गर्ल्स। फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड में गर्ल्स को ज्यादा एजुकेशन मिलने के चांसेस है कंपेयर टू बॉयज। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया में भी जेंडर डिफरेंसेस कम है। बट इंडिया के अंदर बच्चों की पढ़ाई पे पहले पैसा खत्म किया जाएगा, लड़कों की पढ़ाई पे पैसा कम खत्म किया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। फिर इंडिया को अपना फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया में एज ऑफ 2019 20.3% ऑफ द वुमेन आर लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है ना। 2003-4 में इंडिया में 34% वुमेन काम ढूंढ रही थी। आज की डेट में केवल 20.3% वुमेन काम ढूंढ रही है। तो काम ढूंढने वाली वुमेन का परसेंटेज यहां पे गिर कैसा गया, ये गलत है। स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज वुमेन्स और गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए अगर इस $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमें सस्टेन करना है। तो एक लड़की जो 10वीं कक्षा पास कर गई है
उसको ऐसे स्किल्स होने आने चाहिए कि वो आराम से काम ढूंढ सके और वो जिस जगह भी काम करने जा रही हो वो वहां पे सेफ फील कर सके। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पहली बात तो वो लड़की पैसा कमा के अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद कर पाएगी, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाएगी। फिर अगर जब वो पैसा कमाने लगेगी, प्रोडक्टिव कामों में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उसकी शादी होने के चांसेस भी डिले हो जाएंगे जल्दी उसको शादी में। चूंकि इंडिया में क्या होता है, लड़कियां वगैरह काम वगैरह नहीं कर रही होती है तो उनको बोझ की तरह समझा जाता है, तो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। तो ये चीज यहाँ पे कम हो जाएगी। साउथ कोरिया में अगर आप देखो तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% है। तो यहां पे लीगली जेंडर बजटिंग की जाती है, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स को बढ़ाया जाता है, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उन लोगों को जो कि अपने घर की औरतों को यूजफुल और प्रोडक्टिव वर्क में इंगेज करते हैं। और कुछ यही इंडिया में करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। इसको 20% से बढ़ाने के लिए सरकार को डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो छठा स्टेप क्या है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए। सातवां स्टेप यहां पे यह है कि इंडिया में स्टेट वाइज आपको प्लान बनाने होंगे। जैसे इंडिया में अगर आप साउदर्न स्टेट्स में चले जाओ तो साउदर्न स्टेट्स बाकी नॉर्दर्न स्टेट से ज्यादा डेवलप्ड है। तमिलनाडु और केरला वैसे स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है। वहां पे वुमेन ज्यादा पढ़ी लिखी है और ज्यादा नौकरी में इन्वॉल्व है, ज्यादा अवेयर है व्हेन कंपेयर टू स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप एक यूनिफॉर्म अप्रोच के साथ लेके नहीं चल सकते इंडिया के अंदर। आपको स्टेट वाइज डेवलपमेंट को एसेस करके उसके हिसाब से डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को इंडिया में डिवाइस करना पड़ेगा, तब जाके हम 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा को मीट कर पाएंगे। तो आई होप आपको काफी कुछ यहां पे सीखने को मिला हो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, पॉलिटिकल हीट ओवर अ पद यात्रा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे थोड़ा से कुछ सीरियस इश्यूज से उठाए हैं, मैं इश्यूज आपको समझाता हूं। कर्नाटका के अंदर ओवरऑल अगर आप देखो तो पॉलिटिसाइजेशन बहुत हो रहा है, इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं 1 साल के बाद। कर्नाटका में वोकालिगा जो पॉपुलेशन है वो काफी डोमिनेंट है। देखो दो सेक्शंस कर्नाटका के अंदर बहुत हद तक डोमिनेंट है, एक तो लिंगायत्स बहुत डोमिनेंट है, दूसरा वोकालिगा बहुत डोमिनेंट है। अब नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्नाटका की आबादी में लिंगायत्स कितने हैं और दूसरे नंबर पे बताइए वोकालिगा कितने हैं। लेट्स सी आपको कितना आइडिया है। डेमोग्राफिक्स के बारे में सवाल है कर्नाटका की। अब यहां पे कर्नाटका के अंदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। बीजेपी रूलिंग पार्टी है कर्नाटका के अंदर, अपोजिशन में है कांग्रेस। अब कांग्रेस ने यहां पे एक पद यात्रा कंडक्ट करवाई है और यह पद यात्रा क्यों कंडक्ट करवाई जा रही है, मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को चलाए जाने के लिए। 9 जनवरी को एक पद यात्रा चालू करवा दी है कांग्रेस ने, कहां पे, कर्नाटका के अंदर। ये 11 दिनों की पद यात्रा है। इसमें कर्नाटका के लोगों को याद दिला रहा है कांग्रेस की पानी हमारा अधिकार है। ठीक है, असेंबली इलेक्शंस लगभग 1 साल दूर है। 15 क्रूशियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पदयात्रा हो रही है और ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे वोकालिगा पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो एक वॉकाथॉन टाइप की कंडक्ट करवाई है कांग्रेस ने और इसको लीड कर रहे हैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जीके शिव कुमार साहब। मोस्ट प्रॉब्ली कर्नाटका में अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर नॉमिने होंगे वो डीके शिव कुमार होंगे। चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर हैं ये। ठीक है, तो इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से इस पदयात्रा को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे बहुत हद तक जो वोकालिगा के वोट्स हैं इसको खींच सकती है कांग्रेस। तो यहां पे कांग्रेस वोकालिगा वोट्स को खींच रहा है कौन से बेसिस पे, तो एक वॉकाथॉन को कंडक्ट करके, एक पदयात्रा कंडक्ट करके। पदयात्रा क्यों कंडक्ट करवाई जा रही है, ये याद दिलाने के लिए लोगों को कि जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है कर्नाटका का वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पे कांग्रेस बीजेपी के ऊपर यह इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी मेकेदातु प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही है, इसकी वजह से कर्नाटका के अंदर लोगों के पास पानी की कमी हो रही है। बहुत सारा पानी कावेरी का तमिलनाडु के अंदर जा रहा है और अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो ये मेकेदातु प्रोजेक्ट को जल्दी इंप्लीमेंट करवाएंगे और ओवरऑल कर्नाटका में जल्दी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो कुल मिला के वोकालिगा कम्युनिटी का वोट खींचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस थ्रू पदयात्रा और यहां पे इशू क्या उठा रही है, मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ हद तक कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद लिंगायत के वोट भी आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो लिंगायत चीफ मिनिस्टर थे बीएस येडियुरप्पा, इनको हटा दिया था बीजेपी हाईकमांड ने और गद्दी पर बिठाया था बसवराज बोमई को। तो कुल मिला के एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है भाई, अभी रिसेंटली ही चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई साहब एक पब्लिक फंक्शन अटेंड कर रहे थे, वहां पे हालात इतने खराब हो गए कि एक कांग्रेस का एमपी
और एक बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर ऑलमोस्ट एक दूसरे को घूसे ही मारने वाले थे, चीजें वहां पे थोड़ी बहुत शांत करा दी गई। ठीक है, तो मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये जो मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट है ये 67 टीएमसी फिट का प्रोजेक्ट है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के सबमिशंस के बाद इसको ओवरऑल आना चाहिए था। 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2019 में फाइल हुई है। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने से तमिलनाडु ने रोक दिया, जब तमिलनाडु जो कि एक डाउन स्ट्रीम स्टेट है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की चेन्नई बेंच के पास चला गया। हालांकि एनजीटी ने तमिलनाडु के रोके हुए इस फैसले को दिल्ली से वैकेट करवा दिया। मतलब कि मेकेदातु प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ना हो इसके लिए तमिलनाडु गया एनजीटी चेन्नई बेंच के पास, और एनजीटी चेन्नई बेंच ने मेकेदातु प्रोजेक्ट को रोक दिया कुछ समय के लिए, लेकिन एनजीटी दिल्ली बेंच ने इस वैकेशन पे स्टे लगा दिया। मतलब अभी के लिए मेकेदातु प्रोजेक्ट आगे चल सकता है। अब कांग्रेस यहां पे बीजेपी पे ऊपर यह इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी कर्नाटका में भी पावर में रहना चाहती है और तमिलनाडु में भी पावर में रहना चाहती है। इसलिए कर्नाटका तमिलनाडु दोनों जगह पे पावर में रहने की वजह से बीजेपी इंटेंशनली मेकेदातु प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, ऐसा कांग्रेस यहां पे बोल रही। बीजेपी पलट के कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट को गलत तरीके से कांग्रेस लाने की कोशिश कर रहा है। मेकेदातु प्रोजेक्ट का जो इनिशियल डिले हुआ था वो कांग्रेस की सरकार के समय पे हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है मेकेदातु के डिले के लिए, ऐसा बीजेपी की सरकार यहां पे बोलने की कोशिश कर रही है। वैसे मैं बता दूं कि मेकेदातु प्रोजेक्ट बस एक बहाना है। अभी आगे आने वाले समय में कर्नाटका में पॉलिटिक्स को लेके वोकालिगा, लिंगायत, इन सारे ग्रुप्स को कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। मेकेदातु प्रोजेक्ट इज वन सच इशू। देखिए, जब तक एआईएडीएमके की सरकार थी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम की सरकार थी जो कि बीजेपी की एलाई थी, तब तक बीजेपी के ऊपर प्रेशर था कि भाई मेकेदातु प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट मत करो वरना तमिलनाडु के लोग नाराज हो जाएंगे। अब तो चूंकि स्टालिन की सरकार आ गई तमिलनाडु के अंदर, वो वैसे ही बीजेपी वालों की कुछ नहीं सुनते, तो शायद बीजेपी भी कर्नाटका के अंदर जल्दी ही मेकेदातु प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेगी। हालांकि इतने बड़े एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को अपने आप में इंप्लीमेंट कराना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन पॉलिटिक्स इसके पीछे शुरू हो चुकी है। और भी छोटे मोटे यहाँ पे प्लेयर्स हैं, जैसे जनता दल सेक्युलर करके एक पॉलिटिकल पार्टी, इसके लीडर है एचडी कुमारस्वामी, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ हद तक कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते नजर आए हैं। अगर ये जो वोकालिगा वाला जो इलाका है, ओल्ड मैसूरू वाला इलाका है जहां पे कावेरी बेसिन डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे कांग्रेस का अपोजिशन केवल बीजेपी ही नहीं है, जेडीएस भी वहां पे कांग्रेस के अपोजिशन में है। तो कुल मिला के ओवरऑल पॉलिटिक्स यहां पे तेज हो रही है, आगे आने वाले समय में और तेज होगी। लेट्स सी क्या निकल के आता है। जो भी जिस हिसाब से हमारे सामने अपडेट्स आएंगी वो हम वैसे भी डिस्कस कर लेंगे। एडिटोरियल में ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग इंडियाज एप्पल। फॉर इंडिया टू बी अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन इकोनॉमी, यूनिवर्सिटीज प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल। यहां पे क्या बताया जा रहा है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो टेक कंपनी है एप्पल, एप्पल तो आप सबको पता ही है, फोन वगैरह बहुत सारे लोग दीवाने होते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स के। अब एप्पल कंपनी $3 ट्रिलियन के मार्क को पा चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मतलब $3 ट्रिलियन के जो शेयर्स हैं वो एप्पल के मार्केट में घूम रहे हैं। सोचिए, इंडिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और एप्पल $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पा चुका है। आप समझ लीजिए दुनिया की ज्यादातर कंट्री से ज्यादा अमीर है एप्पल। तो क्या इंडिया कभी एप्पल जैसी कंपनी बना पाएगा, एक सवाल यहां पे उठता है। ऑथर विनय पांडा साहब यहां पे बोल रहे हैं कि हम एप्पल जैसी कंपनी तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारी यूनिवर्सिटीज कैंपस पावरफुल इकोनॉमिक एक्सेलरेटर्स में नहीं बदलते। हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट ड्रिवन इकोनॉमी यूनिवर्सिटीज के दम पे बनेगी, ऐसा विनय पांडा साहब बोल रहे हैं। ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यूएस के ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं गूगल का, मैं आपको एग्जांपल दूं फेसबुक का, इनके जो फाउंडर्स थे वो स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में नॉर्मल स्टूडेंट की तरह काम कर रहे थे। उनको यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट मिला, थोड़ी इनिशियल फंडिंग मिली और उसको उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया में बदल दिया। कुछ कुछ ऐसा इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत है, तब जाके हमारे देश में भी एप्पल जैसे कंट्रीज आएंगी। क्योंकि देखिए एप्पल जैसी कंपनीज को बनाने के लिए इनोवेशन की जरूरत है और इनोवेशन लाने के लिए इकोसिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। इकोसिस्टम आपका बन सकता है जबरदस्त तरीके से पहले फेज में यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स, फैकल्टी, एक ओपन इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, एक बेसिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार का इकोसिस्टम बस यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कर सकती है।
और ऑब्वियस सी बात है, इस इनिशियल इकोसिस्टम की फंडिंग केवल एक जगह से आ सकती है, और वो आ सकती है सरकार से, पब्लिक एक्सचेकर से। ठीक है ना। इंडिया के अंदर अगर स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हमको चाहिए, तो उसके लिए हमें जो अपना यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम है वो यूएस जैसा करना पड़ेगा, और उस यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सरकार को फंडिंग करनी पड़ेगी, सरकार को पैसा डालना पड़ेगा। इस गवर्नमेंटल फंडिंग के बेसिस पे शुरुआत में आइडियाज को वर्केबल सॉल्यूशंस में बदला जाएगा, और एक बार आइडिया किक स्टार्ट कर गया, तब प्राइवेट इन्वेस्टर्स जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट भी यहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए उस कंपनी को एक लीगल बेसिस पे। और यहां पे हमारी सरकार को यूनिवर्सिटीज को केवल पैसा देने की जरूरत नहीं है। देखिए, ओवरऑल एक सक्सेसफुल आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पैसे के साथ साथ एक्सीलेंट टेक ट्रांसफर ऑफिसेस, लीगल काउंसिल की मदद देना, गवर्नमेंट के बाहर भी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज की मदद अवेलेबल करवाना, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मेंबर्स जो कि आइडिया को उठते वक्त उसमें अपना इनपुट दे सकें, कॉमर्शियलिंग टेक्नोलॉजीज लेके आना, लीगल हेल्प लेके आना, इन सब चीजों की जरूरत है। तो पैसा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल हेल्प और एक इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम। जी हां, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम भी यहां पे बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए, एक बार एक यूनिवर्सिटी के अंदर इनोवेशन के दम पे मान लो कोई आइडिया उठा, अब जब वो आइडिया कॉमर्शियल बेसिस में कन्वर्ट होगा, तो यूनिवर्सिटी भी चिल्लाने लगेगी कि हमने आइडिया उठाओ, हमें फायदा दो। जिसने वो आइडिया डेवलप किया वो चिल्लाने लगेगा हमारा है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो चिल्लाने लगेगा वो हमारा है। तो हमारी पार्लियामेंट को पास करने की जरूरत है प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंडेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल, और इस प्रकार के बिल के बेसिस पे प्रॉपर गाइडलाइंस और पॉलिसीज होंगी, जिसके आधार पर जो भी कॉमर्शियल बिजनेस शुरू हुआ है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी किसके पास जाएगी, कितना गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च का फायदा आया, कितना प्राइवेट रिसर्च और पैसे का फायदा आया, उसके हिसाब से किसके पास कितना प्रॉफिट और कितना ओवरऑल रिजल्ट जाएगा, ये सब चीजें ओवरऑल इस बिल के बेसिस पे डिसाइड की जा सकती हैं। आगे आने वाले समय में इंडियन यूनिवर्सिटीज में स्टेम टॉपिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये तो कहीं ना कहीं इनोवेशन लेके आएंगे ही, बट इस इनोवेशन को ऐसा आपको नहीं सोचना है कि लिबरल आर्ट का कोई टॉपिक इनोवेशन लेके नहीं आ सकता, आर्ट सब्जेक्ट इनोवेशन लेके नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के करिकुला को आपको इंटीग्रेटेड बनाना है, जिसमें सारे डिसिप्लिन्स के लोगों को बराबर से ऊपर उठने का मौका मिले, साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पाने का मौका मिले। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सल होनी चाहिए, एक इंसान केवल एक फील्ड में नहीं, सारे फील्ड में, कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, तो मास्टर तो आप किसी एक फील्ड के बनो, लेकिन बाकी सारे ट्रेड्स के भी जैक बनो, हल्का फुल्का आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। इनोवेशन पे फोकस करने के साथ साथ फंडामेंटल साइंसेज और स्ट्रीम्स पे ध्यान देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इन सब चीजों के लिए ओवरऑल हमारे यूनिवर्सिटी इनोवेशन इकोसिस्टम को इनहैंस करने की जरूरत है। और फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या होगा कि भारत सरकार इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करे। एक बार भारत सरकार पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेगी तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उस बेसिक इकोसिस्टम के अंदर जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है वो आगे आएंगे, अपना आइडिया रखेंगे, उस आइडिया में जब पोटेंशियल आएगा तब बड़े बड़े कॉमर्शियल एंजल कैपिटल इन्वेस्टर्स आके अपना पैसा लगाएंगे, और हम नॉलेज को आगे लेके आ पाएंगे। और इन सब चीजों के बीच में यूनिवर्सिटीज में फंडामेंटल स्ट्रीम्स, साइंस, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब के लिए भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। तो यहां पे यही बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर इंडिया में भी एप्पल जैसी कंपनीज हमको इजाद करनी है, तो हमें कुछ यूएस के यूनिवर्सिटी कल्चर जैसा कल्चर यहां बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि यूएस की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफोर्ड, ये मैं अलग से आपको बता रहा हूं, यहां लिखा नहीं, हार्वर्ड, ठीक है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पे केवल सरकारी पैसा देती है यूएस की, नहीं, इन इंस्टीट्यूट्स के अपने खुद के रिसर्च फंड है, और उन रिसर्च फंड में यूएस के बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पैसा डालते हैं। लेकिन ये साइकिल कैसे बनी? देखिए, यूएस के अंदर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लेड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है, याहू, एप्पल, गूगल, ये सब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कल्चर से ही ऊपर उठी हैं, और आज की डेट में यही कंपनीज रिसर्च को सपोर्ट करती हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के फंड में अपना पैसा दान करती हैं। तो ऑटोमेटिकली एक यूनिवर्सिटी कल्चर जब इंडिया के अंदर डेवलप होना शुरू होगा,
और उससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स निकलेंगे, तो कल की डेट में एक ऐसा इकोसिस्टम सेटअप हो जाएगा जहां पे हमारी यूनिवर्सिटीज को फंडिंग के लिए सरकार की जरूरत नहीं होगी, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स से उसकी फंडिंग दे देंगे। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में अगर यूनिवर्सिटी लेड इकोसिस्टम रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है तो भारत सरकार को ही आगे आके स्टेप लेने होंगे और रिसर्च इकोसिस्टम में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। फिर बाद में वो साइकिल ऑटोमेटिकली अपने आप को, कहते हैं ना, रिपीट करेगा और रिसर्च एंड इनोवेशन का कल्चर आगे बढ़ेगा। विनय पांडा साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, जेएनयू में प्रोफेसर है, तो ओवरऑल उनका ये व्यू पॉइंट काफी पोटेंट लगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ये 5 आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें।